चैप्टर को खत्म करते हैं आधा घंटे में, क्या दिक्कत। यहाँ पे पहले समझेंगे हम देख रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मैंने समझ लिए क्या है। अब मेरा टॉपिक क्या है, नीड फॉर कन्वर्जेंस विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या है पहले मैं ये देखता हूँ और इनकी क्या ज़रूरत है कन्वर्जेंस के लिए। मैं अगर आपको समझाना चाहूँ मोटी मोटी बात, मेरे जो कंपनीज हैं इंडिया में 2006 तक सिर्फ और सिर्फ एएस रूल्स 2006 के हिसाब से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे थे। और ये मेरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो हैं जो मैंने आपको बताए हैं अभी तक, जो 27 मैंने आपको समराइज किए। 2006 तक यही सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे इंडिया में। अब 2006 के बाद क्या हुआ, जो मेरी कंपनीज हैं जो एएस रूल्स 2006 के हिसाब से अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रूल्स में के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रही थी, ये वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं ये जो हैं कुछ कुछ जगह डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे प्रेजेंटेशन में इनके इन कंपैरिजन टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो मेरे इंडिया के बाहर लगते हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो मेरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया के थे 2006 तक कुछ ना कुछ जगह पे कॉन्ट्राडिक्टरी थे। तो यहाँ पे जब कंपनीज एक जगह से दूसरी जगह लिस्टिंग करने जाती हैं, जैसे इंडियन कंपनी है दूसरी जगह लिस्टिंग करेगी, कर सकती है यस, या दूसरी जगह का इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर मेरे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इंडिया की कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो जब मेरी यहाँ पे इंडिया की बैलेंस शीट देखता है, पीएनएल देखता है, एनुअल रिपोर्ट देखता है, तो वो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इंडिया के बाहर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल फॉलो किए जाते हैं उस कंट्री में, वो ये 2006 वाले रूल्स के हिसाब से डिफरेंस क्रिएट कर जाते हैं। मतलब क्या हुआ, ये वाला स्टैंडर्ड कहता है एसेट को वैल्यू कीजिए इतने पे, कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन एग्जांपल, और ये वाला कहता है कि कॉस्ट पे कर दीजिए, डेप्रिसिएशन को कहीं आप पीएनएल में ले जाइए। तो यहाँ पे इनकी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर्स अलग थे कुछ कुछ जगह और इनकी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर अलग थे। तो उसके लिए मेरा यहाँ पे कन्वर्जन हुआ। अब कन्वर्जन से पहले की जो कहानी है वो बताता हूं आपको। 2006 तक तो इंडिया में ऐसे चला। अब जब कन्वर्जेंस हुआ तो मेरा यहाँ पे एक बॉडी बनाई गई, इंटरनेशनल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। इसको नोट करेंगे प्लीज। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बनी, आईएएससी जिसको मैं कहता हूं। क्यों बनाई गई, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको मैं कहता हूं आईएएस। मैंने कहा ये वाली एक कमिटी बनी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, कब बनी, इन 1973। ठीक, 1973 में इंटरनेशनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए मेरी एक कमिटी बनाई गई, आईएएससी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, इंडिया के बाहर बनी, लंदन में। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने
डेवलप करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। मतलब क्या हुआ कि जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स हैं, जो बाहर की कंपनीज, बाहर के देशों में अकाउंटिंग फॉलो की जाती है, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, कौन से एसेट को कब रिकॉग्नाइज करें, कौन से एसेट या लायबिलिटी को कब रिकॉग्नाइज एक्सपेंस में पीएनएल में करें, कब एसेट माने, कितना मेजरमेंट लें, कितने अमाउंट से लें, कौन मेरे को बाहर की कंट्रीज में बताता है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नहीं बताता, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी बताती है, जो डेवलप करती है आईएएस। ये वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये मेरे इंडिया के बाहर के स्टैंडर्ड्स बने, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये जो बात है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, इसमें बहुत सारी प्रोफेशनल बॉडीज इन्वॉल्व हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंसी बॉडीज, ओवर 75 कंट्रीज यहां पे इन्वॉल्व हैं। और हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है वो भी इन्वॉल्वमेंट रखता है। कहने का मतलब क्या है कि ग्लोबली एक्सेप्टेबल जो स्टैंडर्ड्स थे वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहलाए गए। बनाए किसने? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने बनाए, जो बनाई गई 1973 में। ये जो 2006 तक की जो बात थी, ये तो इंडिया में थी। अब मैं इंडिया के बाहर की जो बातें हैं वो बता रहा हूं। उसके बाद यहां पे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो कमिटी है, वो यहां पे आईएएस बनाने का काम कर रही थी। ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो बाकी के इंडिया के अलावा कंट्रीज फॉलो कर रही थी, बाहर के देशों। उसके बाद क्या हुआ? 1973 से 2001 तक, पुरानी बातें, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने रिलीज किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको अपनी बुक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग दिखेंगे, एएस जिसे कहते हैं। मेन कंफ्यूजन ही यही है कि हमारी बुक में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं, जो मैंने आपको बताए 27, जो मैंने अभी आपको इस क्लास में बताए। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग हैं, जिनकी मैं अभी बात कर रहा हूं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस अलग हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये अलग हैं। तो 4 टर्म्स आपको मिलेंगे आपकी बुक में, और चारों ही आपके कोर्स में है। मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये कैसे बने। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने बनाए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने बनाए। 1973 में जो फॉर्म करी गई, रिस्पॉन्सिबल थी फॉर डेवलपिंग आईएएस, ग्लोबली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स जो बनाती थी। अब इन्होंने क्या किया, 1973 से ये जब फॉर्म हुई 2001 तक, जो ये फॉर्म 2001 तक इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग अलग रिलीज किए। उसके बाद क्या हुआ? आज की डेट में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आज की डेट में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जो कमिटी है आईएएससी, एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इसका क्या हुआ था, रीस्ट्रक्चरिंग हुआ था, रीस्ट्रक्चर्ड इन 1999,
और ये आज की डेट में क्या हो गया है, which resulted in formation of International Accounting Standard Board। आज की डेट में ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के नाम से जानी जाती है। क्या फुल फॉर्म बन गई इसकी? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो मैं कहने का मतलब क्या है, जो मेरे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए कमिटी बनाई गई थी जिसमें बहुत सी प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडीज इन्वॉल्व थी, उसको 1973 में फॉर्म किया गया और इन्होंने 99 में रीस्ट्रक्चरिंग करके इसका नाम बदल दिया, जो आज की डेट में नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का जो फॉर्मेशन है, रीस्ट्रक्चरिंग के बाद फॉर्मेशन 1 अप्रैल 2001 से हुआ। ठीक, टाइम लगता है सब। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने 2001 तक 1 अप्रैल 2001 के बाद यहां पे काम किया। 1973 से 2001 तक जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए, वो किसने लेके आया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने लेके आए, और उसके नाम आईएएस के हिसाब से पढ़े। आईएएस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नंबर्स आपको दिखेंगे आपकी बुक में। 2001 में जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बन गया, ये खत्म हो गया, रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, तो इन्होंने क्या किया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने ये वाले आईएएस अडॉप्ट कर लिए जो आईएएससी ने दिए थे। जितने दिए उनको मान लिए, वही वैसे के वैसे ही मान लिए। और 2001 के बाद जितने भी इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलीज करे, उनका नाम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस के हिसाब से रखा। कहने का मतलब क्या हुआ? स्टैंडर्ड्स इशूड बाय आईएएससी टिल 31 मार्च 2001। ये इन्होंने कब तक किया? इससे पहले किया। इससे पहले की क्या डेट है? 31 मार्च 2001। वो आईएएस कहलाए गए। और स्टैंडर्ड्स इशूड सिंस 1 अप्रैल 2001 बाय आईएएसबी आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, वो आईएफआरएस के नाम से जाने गए। अब ये आईएफआरएस, यहां पे ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जो मेरे आईएफआरएस हैं वो किसने इशू करे। ये नोट करेंगे, इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जो मेरे आईएएस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किसने इशू करे थे? इशूड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। कमिटी बनी थी और इनको एज इट इज क्या कर लिया था? एंड अडॉप्टेड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। जो इन्होंने यहां पे आईएएस इशू करे थे, इन्होंने ये अडॉप्ट कर लिए थे, ऐसे के ऐसे मान लिए थे। अब यहां पे बात 2006 की आती है, जब ये आईएएस और आईएफआरएस पूरा देश, पूरा इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज अप्लाई कर रही थी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो यहां पे क्या हुआ?
जो एएस यहां पे चल रहे थे 2006 के रूल्स के हिसाब से, एएस रूल्स 2006 इन इंडिया, ये वाले जो एएस रूल्स थे और ये जो आईएफआरएस आईएएस की जो बातें थी, एसेट को लेके, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को लेके, डेप्रिसिएशन को लेके, मेरे नेट प्रॉफिट्स को लेके, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को लेके, पीएनएल में जितनी चीजें आती हैं उसको लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके, जितने भी आइटम्स आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मैंने आपको दिखाया, इंटेंजिबल एसेट्स को लेके, कंटिजेंसीज को लेके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे। तो यहां पे 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम शुरू किया कि हम क्या करते हैं, या तो ऐसे के ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि इसको अडॉप्ट कर लीजिए, अगर मैं इसको इसके बेसिस पे अकाउंटिंग करना चाहता हूं तो यहां पे दो चीजें निकल के आती हैं, एक होता है अडॉप्शन, एक होता है कन्वर्जेंस, एक होता है कन्वर्जेंस। यहां पे शब्द दिख रहा है आपको कन्वर्जेंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया साहब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कंसल्टेशन विद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्चुअली, नोट करेंगे प्लीज, आपके बुक में ये नहीं दे रखा, इन कंसल्टेशन विद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया डिसाइड किया टू कन्वर्ज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कन्वर्जेंस की यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात कर दी कि हम जो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो 2006 के रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं, उसको क्या करेंगे, ऐसे के ऐसे ही आईएफआरएस या आईएएस को अडॉप्ट नहीं कर लेंगे अपने देश में, कन्वर्जेंस के हिसाब से यहां पे हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कन्वर्ट करके, अपनी नीड को देखते हुए यहां पे कन्वर्ट करके अपने कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेके आ जाएंगे। तो कन्वर्जेंस हुआ यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, और कन्वर्जेंस के बाद क्या हुआ साहब, कन्वर्जेंस के बाद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने क्या कह दिया कि मेरे कन्वर्जेंस हो गया है टू आईएफआरएस, नॉट अडॉप्शन। अडॉप्शन का मतलब है ऐसे के ऐसे ही मान लेना उनको, आईएफआरएस को ऐसे के ऐसे नहीं मानना, मेजॉरिटी में मान लिया, लेकिन अपनी इकोनॉमी और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नीड को कंसिडर करते हुए। ये क्यों माना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ओवरऑल मेरी यूनिफॉर्मिटी बन जाए। मेरी यहाँ पे क्या बन गई इसके बाद, मेरी यहाँ पे इन्वेस्टर्स को जो मेरे देश के बाहर बैठे हैं डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो गई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मेरे बड़ी कंपनी में यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करेगा तो सेम तरीके की अकाउंटिंग हो रही है, तो वो समझ लेगा ईपीएस मेरा एएस 20 के हिसाब से नहीं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस तरीके से निकाला गया है। तो मेरा यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी हो गया। इसका ये फायदा है, क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, मेरा इन्वेस्टर्स को डिसीजन मेकिंग आसान हो गई, मेरी यहाँ पे कंपेरेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गई, ट्रांसपेरेंसी बन गई। इसका फायदा क्या है, फायदा लिखेंगे पॉइंट्स में, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी बन गई। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी हेल्प्स इन इन्वेस्टर्स, हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन डिसीजन मेकिंग। थर्ड क्या मेरा आ गया, क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी हो गया, बोलो ना हाँ। मनी का फ्लो एक देश से दूसरे देश में हो गया। उसके बाद मेरी यहां पे लिस्टिंग भी, लिस्टिंग ऑफ कंपनीज एट ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज होने लग गई।
ठीक है, ये कुछ फायदे हो गए मुझे, और मेरी कंपेरेबिलिटी बन गई ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूनिफॉर्मिटी के बाद। कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो दीज आर द बेनिफिट्स आपको पता होना चाहिए। अब मेरा इसके बाद जब कन्वर्जेंस हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तो उसने क्या कहा साहब, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन के बाद ये बात हुई, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट हमारा अकाउंटिंग का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, तो मेरे को क्या कहा कन्वर्ट करना है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कह रहा है कन्वर्जेंस ऑफ टू आईएफआरएस, नॉट अडॉप्शन, अडॉप्शन नहीं, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, कौन से, आईएफआरएस और आईएएस, क्योंकि आईएफआरएस मेरे बोर्ड ने दिए 2001 के बाद, और उससे पहले मेरे कमिटी ने दिए जो बाहर बनी हुई थी 2001 से पहले। उसके बाद क्या कहा, चार्ट बनाएंगे कि एप्लीकेशन ऑफ आईएफआरएस हो गया in India considering legal and other conditions prevailing in India, सारी conditions को देखते हुए। और उसके बाद कहा कि अब हम क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके, decision to have two set of accounting standards। उन्होंने कहा हम दो तरीके के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब रखेंगे, एक तो मेरा रहेगा एग्जिस्टिंग एएस, जो मेरा कंपनी एएस रूल्स 2006 के हिसाब से जो मैंने आपको बताया 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो चलते ही रहेंगे। ये हम छोटी कंपनीज को अप्लाई कराएंगे जिनका कोई बाहर से लेना देना नहीं है, छोटी कंपनी टर्नओवर नेटवर्थ के हिसाब से इन्होंने डिसाइड करी। और मेरी यहां पे कहा कि मेरे एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेंगे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसको मैंने कहा इंडेस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इसकी एप्लीकेबिलिटी के लिए मेरे कंपनी ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इंडेस के रूल्स 2015 में नोटिफाई करे और 2015 से इसकी एप्लीकेबिलिटी फेजेस में आई। समझ आती है बात? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मैंने बात यहां कर दी। फिर से अगर मैं आपको बताऊं, ये जो भी मैंने आपको बातें बताई कि यहाँ पे मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इंटरनेशनली बात कर रहा हूँ। 2001 से पहले 1973 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी थी लंदन में बेस्ड, जो ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स बनाती थी, जो सारी यूरोपियन कंट्रीज फॉलो करती थी, जिसको मैंने कहा आईएएस। जैसे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया के एएस कहलाते हैं, अलग अलग एसेट्स लायबिलिटीज के अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एएस इंडिया में कहलाते हैं, वैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईएएस है। तो यहाँ पे कहा इंडियन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी ने 1973 से 2001 में जितने भी यहाँ पे रिलीज किए इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाए गए। उसके बाद मेरा इनका रिस्ट्रक्शन हो गया, कमिटी को बोर्ड में कन्वर्ट कर दिया। 2001 में इन्होंने क्या किया, आईएएसबी फॉर्म कर लिया। ये जो इन्होंने आईएएस बनाए थे इन्होंने यहाँ पे अडॉप्शन कर ली उसकी, और इसके बाद जो भी मेरा यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया है वो आईएफआरएस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे 2006 से इनको जरूरत पूरी, 2006 में इनके रूल्स आए हुए हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006। अब ये सारा काम 2006 के बाद हुआ, पूरी यहाँ पे इकोनॉमी को कंसिडर किया गया। 2010 में, 2012 में, 2013 में मीटिंग्स बिठाई गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट भी 2-3 चेंज हुई हमारी। तो हमारे ने क्या यहाँ पे डिसीजन लिया,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी इकोनॉमी को कंसिडर करते हुए ये कहा कि जो मेरी यहाँ पे बाहर की कंपनीज इंडिया में पैसा लगाना चाहती हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इंडिया के एक अकाउंटिंग और बाहर की अकाउंटिंग सेम स्टैंडर्ड्स पे होनी चाहिए। तो या तो हम उसको अडॉप्ट करें या कन्वर्ट करें। तो कन्वर्जन की बात हुई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम कन्वर्ट करते हैं, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उनके हिसाब से बनाते हैं। तो मेन उन्होंने कहा कि कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट उन्होंने किया। किसके लिए किया? ट्रांसपेरेंसी मेरी बढ़ जाए, इन्वेस्टर्स मेरे डिसीजन मेकिंग कर सके बाहर जो बैठे हैं, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ मनी, ये मोदी सरकार के उसमें ही हुआ। लिस्टिंग ऑफ कंपनी एट ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज, कंपेरेबिलिटी हो जाए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स को, इन्वेस्टर्स को। तो मेरे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कन्वर्जन की बात कह दी। एप्लीकेबिलिटी हो गई आईएफआरएस की इन इंडिया। आईएफआरएस को हम ऐसे कन्वर्ट करके थोड़ा सा माइन्यूटली चेंज करके अपनी इकोनॉमी के हिसाब से चेंज करके एप्लीकेबल कर रहे हैं। और आईएफआरएस का हमने कहा कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं। अब डिसीजन टू हैव टू अकाउंटिंग सेट स्टैंडर्ड्स, दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तब से बन गए। मेरे एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आज भी चल रहे हैं एएस रूल 2006 के हिसाब से, और मेरे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तब फॉर्म किए गए। कन्वर्ज्ड, क्या मैं कह सकता हूं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं जो बने, ये मेरे कन्वर्ज्ड आईएफआरएस है इंडिया के लिए। यस, कन्वर्ज्ड आईएफआरएस इंडिया के लिए बन गए। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम बड़ी बड़ी कंपनीज को यहाँ पे फेजेस में अप्लाई कराने 2015 से शुरू कर दिया। अब आज की डेट में बड़ी बड़ी कंपनीज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से ही अकाउंटिंग करती है। इस हिसाब से करती है ताकि मेरे यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज जो है उस हिसाब से अकाउंटिंग करे, उनकी होल्डिंग सब्सिडरी भी उसी हिसाब से करती है। और एक बार इंडियस के हिसाब से मेरी नेटवर्थ का क्राइटेरिया, नेटवर्थ टर्नओवर का क्राइटेरिया डाला है, एनबीएफसीज भी उसमें डाल दी हैं, तो उसको आपको कंसिडर करना है। और यहाँ पे ये बड़ी कंपनीज को इन्होंने कहा कि आप इस हिसाब से अकाउंटिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, फ्लो ऑफ मनी जो मेरा इंडिया के बाहर से आता है या जाता है, वो मेरा यूनिफॉर्मिटी रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। और यहाँ पे वही बातें लिखी हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा। और ये बातें सारी यहाँ पे कंसिडर करके IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया गया, जिसमें 75 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। और यहाँ पे देखिए 2001 तक की बात अलग लिखी है। 2001 तक की बात 1 अप्रैल के बाद की जो बातें हैं, फिर IFRS आ गए। IFRS किसने दिए? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दिए। ये सारी बातें यहाँ पे मैंने आपको समराइज करके मोटी मोटी बात बता दी। कन्वर्जन हुआ विद IFRS इन इंडिया, और यहाँ पे कन्वर्जन के बाद यहाँ पे IFRS को जब कन्वर्ट कर लिया तो मैंने एक नाम दे दिया इंडियन गैप। इंडियन गैप क्या है? इंडियन गैप इज अ सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट आर स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर इंडियन कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे इंडियन गैप को डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे इंडियन गैप और IFRS में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं, वो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। कुछ प्रेजेंटेशंस में डिफरेंसेस हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप IFRS की लिस्ट का ध्यान रखें तो IFRS मेरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने दिया 2001 के बाद। IFRS 1 मेरा क्या है? अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट। शेयर बेस्ड पेमेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ, कॉम्बिनेशन। ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं। और IAS क्या है? जो मेरी कमिटी ने 2001 से पहले दी है। कमिटी ने मेरे ये सारी बातें इनकम टैक्स के बारे में सब कुछ बताया। और यहाँ पे मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम अगली चैप्टर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मैंने आपको IFRS बता दिया, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, कमिटी सब बता दिया, बेसिक सारी बातें बता दी। इस चैप्टर का जो बेस है वो मैंने आपको खड़ा कर दिया। और यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। इतना ही कर लीजिए, यहाँ पे सफिशिएंट है आपके लिए एग्जाम के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। गुड बाय। जय हिंद। बाय बाय।